हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और मस्त होंगे। और आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में, पार्ट 2। सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जो ब्राइट फ्यूचर एकेडमी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि हम तक आपकी समस्याएं हम तक पहुंच सके। जो भी आपकी क्वेरी हो हम तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। हम बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और खुद सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ब्राइट फ्यूचर एकेडमी नाम का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, ये आपका अपना ही चैनल है। हम सभी एक फैमिली की तरह हैं। तो हम जो वीडियो का जो पार्ट टेंस का जो पार्ट फर्स्ट था, उसमें टेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे, टेंस का परिचय पढ़ चुके थे, जिसके अंदर हमने टेंस का डिवाइडेशन पढ़ा था, विभाजन पढ़ा था, जिसमें टेंस को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया था। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस हमने इस प्रकार से पढ़े हैं। और जिसने भी अब हमारा जो प्रथम पार्ट है या टेंस का जो पार्ट फर्स्ट है, वो अगर आप किसी ने पहले नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, वरना आगे हमें दिक्कत होगी। तो टेंस के फर्स्ट पार्ट में हमने टेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें टेंस को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा था, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, पास्ट के हमने 4 सब टाइप्स पढ़े थे, उसी प्रकार से प्रेजेंट के 4 सब टाइप्स पढ़े थे, उसी प्रकार से फ्यूचर के भी 4 सब टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, और हमने उसमें वर्ब्स की भी बात की थी। वर्ब्स भी कितनी, वर्तमान जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें वर्ब्स के कितने फॉर्म चल रहे हैं। जैसे हमने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म की बात की थी। फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये तो वही होती है जो हम पहले से जानते हैं। जैसे वह एक एग्जांपल मानता हूँ, गो। जो गो वर्ब है ये फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म है, और जो वेंट है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और गॉन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर बात करें मॉडर्न इंग्लिश के अंदर बात करें तो जो चौथी फॉर्म है वर्ब की, उसमें क्या ऐड करते हैं, वर्ब के साथ में आईएनजी ऐड कर देते हैं। और जो फिफ्थ फॉर्म या 5वां जो रूप है, उसमें जो वर्ब होती है उसके साथ में या तो लगाते हैं ई एस या लगाते हैं एस से। ठीक है, हमने ये बात पिछली वीडियो में बात कर ली थी। जो गो है वो फर्स्ट फॉर्म है, जिसे प्रेजेंट फॉर्म या बेस फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरी फॉर्म है वेंट, जिसे सेकंड फॉर्म बोलते हैं या पास्ट फॉर्म बोलते हैं, और तीसरी फॉर्म है गॉन, जिसे थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। और जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके अंदर 2 नए फॉर्म और वर्तमान में प्रचलित है, जिसमें अगर किसी वर्ब के साथ में आईएनजी ऐड करते हैं, जैसे गो के साथ में आईएनजी ऐड करने पर गोइंग बनती है, ये फॉर्म के वर्ब का चतुर्थ फॉर्म है यानी चौथा फॉर्म है। और 5वीं फॉर्म बनाने के लिए किसी वर्ब के साथ में एस या ईएस ऐड करते हैं, जैसे गो के साथ में हमने ईएस ऐड कर दिया तो गोज बन गई। ठीक है, और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है। प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट है, इसमें प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले किसी भी टेंस की हम जब चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले हमें उस टेंस में 3 चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है, जिसमें पहली चीज़ है किसी भी टेंस की हम हिंदी पहचान कैसे करते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसकी हिंदी पहचान हमें ध्यान रखनी है। अगर कोई भी वर्ब दी गई हो या क्रिया दी गई हो, अगर उसके अंत में ता है या ती है, ते है, ता हूँ या ती हूँ, ये अगर शब्द आ जाए, इत्यादि शब्द किसी भी क्रिया के अंत में आ जाए, तो हमें तुरंत पहचान लेना चाहिए कि किस टेंस की पहचान है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। याद रखिएगा, ता है, ती है, ते है, ता हूँ और ती हूँ इत्यादि। ती है ये आती है स्त्रीलिंग के लिए, ता है ये आते हैं पुल्लिंग के लिए, और ते है ये आता है बहुवचन के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे राजेश विद्यालय जाता है, राजेश विद्यालय जाता है, इसमें अंत में वर्ब पहले बात करते हैं, क्रिया क्या है, क्रिया का मतलब है किसी काम का करना। या राजेश क्या काम कर रहा है, जाता है मतलब जाने का कार्य कर रहा है। तो लास्ट में क्या दे रखा है, देखो ता है, ये ता है, ये ता यहाँ से आया है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, सीमा खाना पकाती है, तो लास्ट में क्या आ रहा है, ती है। देखिएगा ती है, ये ती का कारण आने का कारण है, एक तो सीमा स्त्रीलिंग है इसलिए ती
है आया है, यहाँ राज्य से पुलिंग है इसलिए ता है आया है। लेकिन ये दोनों पहचान कहाँ से कनेक्ट हो रही है, ये ता है ती है, ये दोनों पहचान इन दोनों सेंटेंस या दोनों एग्जाम्पल के अंदर आ रही है। इसका मतलब ये कौन सा किस टेंस की पहचान है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है। ठीक है, इस प्रकार से पहचान कर लेंगे। ये थी अपनी पहली चीज़। ये किसी भी टेंस के अंदर बात करते हैं तो सबसे पहले हमें हिंदी पहचान याद रखनी होती है, और दूसरी चीज़ हमें याद रखनी है हेल्पिंग वर्ब की, भी किस टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाएगी। तो अगर मोटा मोटी बात करें तो जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करेंगे। क्या याद करेंगे, डू या डज। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, हमें अगर मोटा मोटी तौर पे पूछे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो हमें याद रखना है डू या डज का प्रयोग करना है। और तीसरी फॉर्म हमें बात कर तीसरा जो याद करना है, तीसरी चीज़ वो हमें बात करनी है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया के अंदर हमें याद रखना है, मोटा मोटी तौर पे देखें तो फर्स्ट फॉर्म याद रखनी है डायरेक्ट। ठीक है, अगर हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसके अंदर अगर हिंदी पहचान पूछे तो क्रिया के साथ में ता है, ती है, ते है इत्यादि जुड़े होंगे। जैसे राजेश से विद्यालय जाता है, अंत में ता है आ रहा है। जैसे सीमा खाना पकाती है, अंत में ती है आ रही है। इसका मतलब दोनों एग्जाम्पल, ये दोनों पहचान मिल रही है। और दूसरी चीज़ हमें याद रखनी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया प्रेजेंट सिंपल के अंदर हमें बतानी है डू और डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और तीसरी बात हमें याद रखनी है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया के अंदर अगर प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं जो हेल्पिंग वर्ब डू और डज हमने ये लिखी है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि डू का प्रयोग कहाँ होता है और डज का प्रयोग कहाँ होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डू का उपयोग कहाँ करते हैं हम, वो बाद में बात करेंगे डज का उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ जो डू है ये किन सब्जेक्ट के साथ में आएगी, ये प्लूरल सब्जेक्ट जो होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगी। जो भी प्लूरल सब्जेक्ट मतलब है जो बहुवचनकर्ता होंगे, बहुवचनकर्ता के साथ में कौन सी फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू फॉर्म आएगी, डू हेल्पिंग वर्ब आएगी। और हम बात करें अगर डज की, तो डज के अंदर क्या करना है, डज आएगा हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। याद रहेगा जो डज का प्रयोग है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होगा। जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करेंगे। अगर हमें सब्जेक्ट प्लूरल दिया गया हो, कोई भी सब्जेक्ट प्लूरल दिया गया हो, तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे। अब हमें एक बात ध्यान रखनी है कि डू और डज ये एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य में इनका उपयोग नहीं होता है। ये हमें दिमाग में रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब डू और डज का उपयोग कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब डू और डज का उपयोग कर रहे हैं, वो एफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य में इसका उपयोग नहीं करते हैं। ये इसका केवल प्रयोग होता है वो नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस से, अर्थात नकारात्मक वाक्यों में या प्रश्नवाचक वाक्यों में हम इसका उपयोग करते हैं। किसका, हेल्पिंग वर्ब डू और डज का। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं मेन वर्ब। देखो मेन वर्ब MV का मतलब है, शॉर्ट में लिखता हूँ मेन वर्ब, इसका मेन वर्ब वैसे तो हमने पढ़ लिया मोटा मोटी तौर पे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर जो मेन वर्ब है वो कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रिमूव कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे सके। अब हम बात करेंगे मेन वर्ब की यानी मुख्य क्रिया की। मेन वर्ब ये दो प्रकार से चलती है। जैसे अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी एक वचन करता है, और दूसरा सब्जेक्ट दिया होगा हमें प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन करता। तो अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर अगर मेन वर्ब पूछे तो मोटा मोटी तो हमें बताना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर डीप में जाकर के बात करें तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी एक वचन करता है, सिंगुलर को बोलते हैं एक वचन, ठीक है, और सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन करता है तो वर्ब के साथ में एस या ईएस का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में मेरे पूछे तो मोटा मोटे तौर पे फर्स्ट फॉर्म बताना है। अगर हम डीप में बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यानी एक वचनकर्ता के साथ में वर्ब के साथ एस या ईएस का उपयोग करेंगे। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट दे रखा है अर्थात बहुवचनकर्ता दे रखा है तो बहुवचनकर्ता के साथ में हम कौन सी फॉर्म उपयोग करेंगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैंने तीन चीज़ पढ़ी है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर। पहली जो चीज़ पढ़ी है उसे बोलते हैं हिंदी पहचान। हिंदी पहचान थी हमारी ता है, ती है या फिर
ते हैं, ये हिंदी पहचान थी। और दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करनी है, हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब डू या डज का उपयोग करना है। हमने सीखा है कि डू का प्रयोग हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचनकर्ता के साथ में होता है और डज का प्रयोग हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एकवचनकर्ता के साथ में होता है। और तीसरी चीज़ हमने सीखी है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के अंदर हमें वही ध्यान रखना है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ में क्या जोड़ेंगे, एस या ई एस जोड़ देंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे। ठीक है, याद रहेगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमें 3 चीज़ ध्यान रखनी है केवल, जिसमें से प्रथम जो चीज़ है हिंदी पहचान ता है, ती है, ते हैं, ये पढ़ेंगे। और दूसरी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में, डू या डज का उपयोग करेंगे। और एम बी यानी तीसरी तीसरी चीज़ मेन वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस या ई एस का उपयोग करेंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे। इस प्रकार से हमने सीख लिया। इसके बाद हमने एक नोट पढ़ा था, जिसमें नोट में आपको लिखाऊंगा थोड़ी देर में। नोट में हमने पढ़ा था कि अगर सकारात्मक या एफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर प्रेजेंट सिंपल का कोई एफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसके साथ में डू या डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। इसका मतलब हमें ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग केवल किन सेंटेंस में होता है, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो या इंटरोगेटिव सेंटेंस हो उसके अंदर हमें डू और डज का उपयोग करना है, लेकिन एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर डू और डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन ध्यान रखना है जो मेन वर्ब हमेशा चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो, चाहे सेंटेंस एफर्मेटिव हो, चाहे सेंटेंस इंटरोगेटिव हो, तीनों सेंटेंसेज में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे। ठीक है, वो भी किस हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ में एस या ई एस ऐड करेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके जो पैटर्न है या इसके जो प्रारूप दे रखे हैं, इनमें किस किस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, उनके क्या क्या प्रारूप होते हैं। और प्रारूप अगर आपके तैयार हो जाएंगे तो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके जो कौन कौन से पैटर्न होते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसकी बात कर रहे हैं। तीनों चीज़ पढ़ ली, मैंने हिंदी पहचान पढ़ ली, मेन वर्ब पढ़ ली और हेल्पिंग वर्ब पढ़ ली। लेकिन इससे पहले हमें एक नोट याद रखना है। नोट में क्या याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब। अगर आप सीरियस होकर तैयारी कर रहे हो तो इससे ही अपनी कॉपी में नोट ज़रूर क्रिएट कर लीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब डू या डज, जिसका मैंने अभी अध्ययन किया है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब डू और डज, इनका जो प्रयोग है वो सकारात्मक वाक्यों की बात करें, सकारात्मक वाक्य, अगर सकारात्मक वाक्य की बात करें मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस, इंग्लिश में बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। हमें ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, अगर प्रेजेंट सिंपल का एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य है तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अपने को नहीं करना है। और इसके बाद बात करें अगर नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग करना है। याद रखना है अपने को, अगर हेल्पिंग वर्ब डू और डज है और अगर सकारात्मक वाक्य यानी एफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें डू या डज का प्रयोग क्या करना है, नहीं करना है। और अगर नेगेटिव सेंटेंस या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब है अगर नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य है और इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस यानी वाक्य ये हो तो हमें डू और डज का प्रयोग करना है। वो भी किस हिसाब से, एज ए सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के साथ में। डज है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, अगर डू है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। अब हम आगे बात करेंगे इसके पैटर्न के बारे में। पैटर्न देखिएगा इसका क्या रहेगा, पैटर्न। तो पहले हम बात करेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या रहेगा। एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। देखिए सबसे पहले बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस की यानी सकारात्मक वाक्यों की। एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर पैटर्न क्या रहेगा, कौन सेंटेंस का, प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम अध्ययन कर रहे हैं, उसका पैटर्न एफर्मेटिव जो सेंटेंस है, एफर्मेटिव मतलब सकारात्मक। सकारात्मक में क्या होता है, सकारात्मक में ना तो नोट का प्रयोग करते हैं और ना ही हम क्वेश्चन मार्क के यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करते हैं, या क्वेश्चन जो WH वर्ड है या क्वेश्चन वर्ड है उसका उपयोग नहीं करते हैं, वो होता है सकारात्मक वाक्य। तो पैटर्न अपना ये रहेगा, सर्वप्रथम हम स्थान देते हैं किसको, सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट के बाद में हम स्थान देते हैं या तो आएगी फर्स्ट फॉर्म
और यह आएगी फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ई एस, और उसके बाद में हम स्थान देते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में कोई अदर बच जाए, कुछ विशेष रह जाए तो उसको स्थान ले लेते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस की। एफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में या तो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या आएगी वर्ब के साथ में एस या ई एस। ये किन किन स्थिति में होने हैं? अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ में एस या ई एस, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद में आएगा अदर, ठीक है। अब हमने ये बात की थी कि जो सकारात्मक वाक्य है, एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य है, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमने को क्या करना है? नहीं करना है। तो यहाँ देख लीजिए, इस पैटर्न के अंदर कहीं भी डू और डज का प्रयोग हमने नहीं किया है, क्योंकि हमने पहले ही बात कर ली थी सकारात्मक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग नहीं करते हैं। अब दूसरा हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। नकारात्मक वाक्यों में कैसे लिखेंगे? नकारात्मक वाक्यों में इसका मतलब है, नकारात्मक वाक्य मतलब है इसमें नहीं का प्रयोग होना है, नहीं बोले तो नोट का प्रयोग होना है, ठीक है। तो मैं ऊपर लिखता हूँ, नकारात्मक वाक्य की बात कर रहे हैं। नकारात्मक वाक्यों में नोट आएगा, और नोट को आप हमेशा याद रखिएगा, नोट जो प्रयोग होता है वो हमेशा तीसरे स्थान पर प्रयोग होता है। और हमने ये बात की थी कि नकारात्मक वाक्य या फिर इंटरोगेटिव वाक्य यानी प्रश्नवाचक वाक्य है, उसके अंदर हेल्पिंग और डू और डज का प्रयोग करना है। तो पैटर्न देखते हैं नकारात्मक वाक्य। पहले हम स्थान देते हैं वही सब्जेक्ट, उसके बाद में अगर नेगेटिव सेंटेंस है यानी नकारात्मक वाक्य है तो उसके अंदर हेल्पिंग और डू या डज का प्रयोग होना है या नहीं होना है? होना है। हमने ये बात की थी केवल सकारात्मक यानी एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर डू और डज का प्रयोग नहीं होना है, केवल किस में होना है? नेगेटिव सेंटेंस के अंदर और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर। तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर डू और डज का प्रयोग जरूर करेंगे, तो इसका स्थान हो जाएगा दूसरा, डू या डज। और नोट का मैंने आपको पहले ही बताया था कि नोट है वो किस स्थान पर आता है? हमेशा सेंटेंस के अंदर तीसरे स्थान पर। तो 1 नंबर सब्जेक्ट आएगा, 2 नंबर डू या डज में से कोई एक आएगा, 3 नंबर आ जाएगा नोट, और 4 नंबर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर कोई भी बचेगा वो शेष रहेगा, ठीक है। अच्छा, हमें ध्यान रखना है कौन कौन से सेंटेंस पढ़ लिया हमने। एफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न देख लिया, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। और दूसरा देख लिया नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद दूसरे स्थान पर हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करेंगे, तीसरे स्थान पर हमें याद रखना है नोट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद आएगी फर्स्ट या फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अदर। अब हम तीसरी बात करते हैं, हमारा सेंटेंस बच गया, एक तो आ गया एफर्मेटिव सेंटेंस आ गया, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य आ गया। अब तीसरे की बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या देखना है? इंटरोगेटिव सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं प्रश्न वाचक वाक्य। अच्छा, प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें शुरू में प्रश्नवाचक शब्द हो, जैसे क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, कहाँ, कब, क्यों, किस लिए, ठीक है। ये होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का बोध हो। अब इसका पैटर्न कैसे बनाएंगे? इसके पैटर्न में हम देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों में हमेशा हेल्पिंग वर्ब है वो प्रथम स्थान पर आ जाती है। सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी थी? डू या फिर डज। तो ये आ जाएगी सर्वप्रथम, पैटर्न रहेगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और हमें आगे ध्यान रखना है क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगेगा, ठीक है। अब हम तीनों पैटर्न की बात कर ली, सकारात्मक वाक्यों की बात कर ली, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य के पैटर्न बात कर ली, और तीसरा हमने पढ़ लिया इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य के पैटर्न की बात कर ली, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में, जरूर याद रखिएगा। और एक निष्कर्ष के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इसमें क्या इसमें निष्कर्ष पढ़ा है, या क्या इसका निष्कर्ष निकला है। हमने जो भी अब तक पढ़ा है उसका निष्कर्ष ये है, आप इसे इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। हमने ये पढ़ा है कि डू या डज, इसके साथ में हमें कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है? फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, ज़रूर याद रखिएगा इसको। डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ हमें कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है? वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करना है। जैसे देखिए डू और डज है, इसके साथ कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट है। यहाँ डू और डज है, इसके साथ कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि डू और डज हमें कहीं भी दिखे डू और डज तो उसके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करना है। अब हम आगे अध्ययन करेंगे इसके जो एग्जाम्पल है यानी इसके जो उदाहरण है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज समय काफ़ी हो गया है, हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी वीडियो का ज़रूर आप वेट कीजिएगा। हो सकता है अगर किसी प्रकार की कोई नेट की प्रॉब्लम ना रही तो जल्द ही हम आपके बीच में आएंगे। और इस जो हमारा जो पार्ट सेकंड जो टेंस का वीडियो है इसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम अपने ही परिवार से हैं, अपनी हमारा अलग ही फैमिली है। और ज़्यादा से ज़्यादा किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी आपको प्रॉब्लम्स लगी हो तो ज़रूर कमेंट्स में हमें बताइएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं आगे। थैंक यू।